हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसका सेक्शन कवर करेंगे हम सेक्शन 31 से लेके 44 तक। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या इसके अंदर ड्यूटीज़ दी हैं, क्या रूल्स दिए हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर सेक्शन 31 किसके बारे में बताता है हमें? ड्यूटीज ऑफ सेलर, सेलर की क्या ड्यूटीज है और बायर की क्या ड्यूटीज है। सेलर की क्या ड्यूटीज होंगी? ड्यूटी टू द सेलर टू द डिलीवर ऑफ गुड्स, डिलीवर करना गुड्स का, ये किसकी ड्यूटी होगी? सेलर की ड्यूटी होगी। और बायर की ड्यूटी क्या होगी? उसे एक्सेप्ट करना, उसके लिए पे करना अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है हमारा सेल का, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से डिसाइड करना, ये हमारा क्या कहलाएगा? देखिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा होता है जबकि सेलर ने डिलीवर गुड्स किया हो और बायर ने उसे एक्सेप्ट किया हो, उसका पेमेंट किया हो अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया आपको। अब सेक्शन 32 बोलता है कि पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉनकरेंट कंडीशंस। कॉनकरेंट कंडीशंस का मतलब करंट दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए, एक हाथ ले और एक हाथ दे। एक हाथ मेरे को गुड्स डिलीवर कर दो, मैंने उसका पेमेंट हाथ के हाथ कर दिया और आपने मुझे उसको पेमेंट मुझे गुड्स को डिलीवर कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? कॉन्करेंट कंडीशंस। जैसे मैंने एक चॉकलेट शॉप पे गई, मैंने चॉकलेट लिया डेयरी मिल्क का और मैंने उसका पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद वो चॉकलेट मेरी हो गई। तो इसमें क्या हुआ? कॉन्करेंट कंडीशंस हो गई। शॉप वाले को मैंने बताया मुझे चॉकलेट ले ली, चॉकलेट का मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद उसने मुझे वो चॉकलेट दे दी, अब उसकी ओनरशिप क्या आ गई? मेरे पास आ गई। तो ये क्या हो गया? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस क्या हो सकता है? एग्रीड हो दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि भाई और कोई कंडीशन अगर उसके अंदर है तो वो फुलफिल होगी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस। कॉन्करेंट कंडीशंस का मैंने आपको बताई दिया, एक हाथ ले एक हाथ दे, दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। दैट इज टू से द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजिशन टू द गुड्स एंड द बायर इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस एंड द बायर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू पे प्राइस इन एक्सचेंज एंड पोजिशन ऑफ द गुड्स। अब विलिंग क्या होना चाहिए? सेलर गुड्स की पोजीशन दे दे, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ, और बायर भी रेडी होना चाहिए पेमेंट करने के लिए, पे द प्राइस इन एक्सचेंज फॉर पोजीशन ऑफ द गुड्स। तो सेक्शन हमारा ये 32 हो गया। अब 33 क्या बोलती है? डिलीवरी बोलती है। अब हमने क्या किया? गुड्स की सेल भी कर दी, हमने उसका पेमेंट भी कर दिया, अब किसकी बारी आई? हमारी डिलीवरी की बारी आई। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold them on his behalf। तो सेक्शन 33 क्या बोलता है फ्रेंड्स? सेक्शन 33 मेरा ये बोलता है कि ऐसा कुछ करना कि सेल हो, गुड्स की डिलीवरी हो, और ऐसा कुछ करना कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब कि ऐसा लगे कि डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, ऐसा कुछ करना जो बायर को लगे कि हाँ मुझे गुड्स मिल रहा है और सेलर को लगे कि मेरी पेमेंट आ रही है, और गुड्स का क्या हो जाए? पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर और एनी पर्सन ऑथराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, या फिर वो खुद ना हो के उसके बिहाफ पे कोई ऑथराइज्ड पर्सन हो, कोई एजेंट हो, वो उसकी डिलीवरी ले ले। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अब देखिए दोस्तों, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी क्या होता है? सेक्शन 34 की हम बात करेंगे। अब डिलीवरी किस तरीके से हो सकती है? तीन चीज़ें होती हैं डिलीवरी की। एक तो एक हाथ दे एक हाथ ले, हैंड टू हैंड हो गया, ठीक है। दूसरा सिम्बॉलिक हो गया, एक तो एक्चुअल हो गया, एक सिम्बॉलिक हो गया, एक क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल क्या है? एक हाथ दे एक हाथ ले, मैंने चॉकलेट ली, मैंने उसको पेमेंट किया और मैंने चॉकलेट ले ली, ये एक्चुअल हो गया। सिंबॉलिक क्या हो गया? जैसे कीज़ हो गई हमारा कोई वेयर हाउस हो गया, हमने उसकी की दे दी, ठीक है, तो भाई आप उसमें से डिलीवर ले लो, ये क्या हो गया? सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई। फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के सेलर के पास ही गुड्स हैं और बायर के पास क्या हो गई? इसकी ओनरशिप आ गई, ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव। सेक्शन 34 क्या हो गया? सेक्शन 34 हो गया। डिलीवरी में भी कितनी तरीके से डिलीवरी हो सकती है, ठीक है।
डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सोल्ड में बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, ठीक है। अब है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, मैंने आपको बताई दिया। एक्चुअल डिलीवरी एक हाथ ले एक हाथ दे, दूसरा कंस्ट्रक्टिव हो गया, तीसरा सिंबॉलिक हो गया। कोई भी जैसे कीज दे दी हमने वेयर हाउस की, तो वो जो डिलीवरी क्या होगी, की उसका सिंबॉलिक हो गया। विद एन इंटेंशन ऑफ सर्विंग इट फ्रॉम द होल delivery of the whole, but a delivery of a part of the goods with an intention of severing it from the whole does not operate as a delivery of the remainder। अब इसमें सेक्शन 34 में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ये अब जैसे गुड्स की जो डिलीवरी हो जाएगी दोस्तों, इसकी गुड्स जो डिलीवरी है उसका जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो बायर को देना होगा। किसको देना होगा, बायर को। उसमें गुड्स की जो डिलीवरी है वो किसकी जिम्मेदारी है, मैंने तो गुड्स सेल कर दिया, अब डिलीवर कर दिया मैंने, तो किसकी डिलीवरी की जिम्मेदारी किसकी होगी, वो बायर की होगी। बायर को रिमाइंड कराना होगा कि भाई मेरे को ये डिलीवरी दे दो आप, तो उसमें सेलर की जिम्मेदारी नहीं आएगी। ए डिलीवरी ए पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज़ द सेम इफेक्ट। किसकी डिग्री बता रहा है, ये डिलीवरी बता रहा है। Part of goods in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as delivery of the whole, but a delivery of a part of the goods with an intention of severing it from the whole does not operate as a delivery of a remainder। अब मैंने तो आपको सेल कर दिया, ठीक है, आपको मैंने तो सेल कर दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि जो इसके डिलीवरी की रिमाइंडर होगा, जो भी रिमाइंडर होगा, वो किसकी जिम्मेदारी होगी, बायर की जिम्मेदारी होगी। मैंने तो भाई अब एक बार आपको दे दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने, ठीक है। ये हो गया पार्ट ऑफ डिलीवरी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आए सेक्शन 35, बायर्स टू अप्लाई फॉर डिलीवरी ए पार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ही एक्सप्रेस किया हुआ है, द सेलर ऑफ गुड इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। अब ये वही बात हो गई, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी जो भी इम्प्लाइड है उसमें एक्सप्रेस मैंने किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब तो वही चलेगा। लेकिन अगर मैंने एक्सप्रेस नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब क्या होगा, तब सेलर ऑफ गुड इज नॉट बाउंड टू डिलीवरी दैम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। भाई मेरी सामान आ गया, मैंने पेमेंट कर दिया, तब जिम्मेदारी किसकी हुई, बायर की हुई। तो बायर को ही याद दिलाना पड़ेगा कि भाई मैंने जो परचेज किया उसको आप मुझे डिलीवर कर दो। तो सेक्शन 36 क्या बोलता है फ्रेंड्स, और दूसरा, अगर बायर इसमें डिमांड नहीं करता है, ठीक है, तो किसकी जिम्मेदारी होगी, तो सेलर की ड्यूटी नहीं बनती। आपने परचेज करके रख दिया कि भाई मैं तो बाद में ले जाऊंगा, तो बाद में लेना उस गुड्स को वो आप ही की जिम्मेदारी है, बायर की जिम्मेदारी है, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। अब देखो हमने परफॉर्मेंस पढ़ लिया, ड्यूटीज पढ़ ली, अब क्या है, रूल्स। जो चीज रूल्स क्या है, अब ये क्या बोलता है कि भाई रूल्स एज टू डिलीवरी, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई कुछ डिसाइड ही नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो क्या होगा भाई, रूल्स तो होंगे ना कुछ ना कुछ। तो क्या रूल्स के बारे में क्या बात कर रहा है ये, रूल्स एज टू डिलीवरी whether it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyers is a question depending in each case on the contract। अब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डिसाइड हुआ होगा, जो भी एक्सप्रेस किया होगा, उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन डिपेंडिंग इन ईच केस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट में जैसा होगा उसी के हिसाब से। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द पार्टीज ए पार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ द सेल। जहाँ पे सेल हुई है वहीं पे डिलीवर हो जाएगी। एंड द गुड्स एग्री टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इफ नॉट देन इट एग्जिस्ट एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। अब जहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि भाई जहाँ पे सेल हुई है एक तो वहाँ पर हो जाएगा, अगर डिसाइड नहीं हुआ जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुआ है या बना है प्रोडक्ट वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। अब 36 का 2 क्या बोलता है भाई, 36 का 2 बोलता है कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द सेलर अगर बाउंड है टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स्ड, द सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन रीजनेबल टाइम। अगर हमारा प्लेस तो डिसाइड हो गया कि हमें कहाँ बेचना है, लेकिन हमारा टाइम डिसाइड नहीं है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए। यानी कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई रात को 12 बजे 1 बजे आप बोल रहे हो कि साहब आप अपने गुड्स ले लो, तो एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए या फिर बिजनेस आवर्स होने चाहिए, जो भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मैंने स्पेसिफाई अगर किया है वो होने चाहिए। वो नहीं होता तो एक स्पेसिफाई एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, ऑड आवर्स नहीं होने चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है ये, थर्ड पॉइंट बोलता है वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, देयर इज नो डिलीवरी बाय सेलर, there is no delivery by seller to buyer unless and until such third person acknowledge to the buyer that he holds the good on his behalf। अब ये क्या बोलता है, अगर मान लीजिए कोई सेल हुई है और जो गुड्स है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो क्या होगा, देयर इज नो डिलीवरी बाय ए सेलर टू बायर, तो डिलीवरी उसकी क्या होगी, जब उसके पास गुड्स है ही नहीं तो सेलर टू बायर, unless and until such third person acknowledge to the buyer that he holds the good on his behalf, कि तब फिर उस थर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा बायर को कि भाई आपके गुड्स किसके पास है, मेरे पास है। तो सेक्शन 36 का 2 क्या बोलता है, अगर थर्ड पार्टी के पास पोजीशन में है तो पहले वो सेल के बिहाफ पर उस गुड्स का केयर कर रहा था, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाएगा, बायर्स के बिहाफ पर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेक्शन प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन दैट shall affect the operations of the issue or transfer of any document of title of the, जो भी उसमें प्रोवाइड किए गए होंगे सेक्शन के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसी और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल गुड्स उस हिसाब से वर्क करेगा। फिर बोलता है डिमांड्स, सेक्शन 4 बोलता है डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी मे बी ट्रीटेड एज इफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर। व्हाट इज अ रीजनेबल आवर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, वो अपने अपने बिजनेस के हिसाब से, आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से रीजनल आवर्स है, जो भी आपके बिजनेस आवर जब आपने डिसाइड किया होगा वो उसमें आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आ जाता है सेक्शन 36 का क्लॉज 4, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द एक्सपेंसेस ऑफ और इन्सिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट दैट शैल बी बोर्न बाय द सेलर। देखिए जो गुड्स का जो पोजीशन है, या जो बोलना चाहिए सेल होने तक, ठीक है, डिलीवरी होने तक क्या होगा, उसके पास रहेगा, पोजीशन उसके पास रहेगा, लेकिन उसके बाद के जो एक्सपेंस, वहां तक के एक्सपेंसेस, मतलब डिलीवरेबल स्टेट तक के एक्सपेंसेस तो किसके पास होंगे, सेलर के पास होंगे, लेकिन उसके बाद के एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, बायर बेयर करेगा। तो ये क्या बोल रहा है, अदरवाइज एग्रीड द एक्सपेंसेस ऑफ एंड इंसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट शैल बी बोर्न बाय द सेलर। और उसके बाद के क्या होंगे, उसके बाद के किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, बायर के पास हो जाएंगे। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अब मान लीजिए भाई साहब मैंने तो सेक्शन 37 क्या बोलता है, डिलीवरी मैंने क्या कर दी, रॉन्ग क्वांटिटी कर दी, तो रॉन्ग क्वांटिटी कर दी, अब क्या होगा, क्या बायर के पास राइट है उसको रिजेक्ट करने के, या उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब चलिए, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स less than he contracted to sell and buyer may reject them but if the buyer accept the goods so deliver the shall pay for them at the contract rate। अब आपने क्या किया, where the seller delivers to the buyer a quantity of goods, ठीक है, मान लीजिए मैंने 100 किलो जो है गेहूं मंगाया, लेकिन आपने कितने भेज दिए, 90, ठीक है, आपने क्वांटिटी उसकी उतनी नहीं भेजी, आपने कम भेज दी मुझे, तो अब मैं क्या करूं, या तो मैं रिजेक्ट कर सकूं, मेरे पास पूरा राइट है कि नहीं भाई साहब मैंने तो 100 की बात की थी, मैं तो 100 ही लूंगी, मुझे 90 नहीं चाहिए। लेकिन अगर बायर एक्सेप्ट कर लेता और जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में रेट है उसके हिसाब से उसकी पेमेंट हो जाएगी। वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर ए क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट और ही में रिजेक्ट द होल। अब क्या बोला, मैंने 100 किलो गेहूं मांगे थे लेकिन आपने तो 110 भेज दिए, अब मैं क्या कर सकती हूँ, बायर एक्सेप्ट भी कर सकता है कि चलो कोई बात नहीं, 110 भी मेरे को चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, और होल को भी कि मैंने तो 100 ही मांगे थे, आपने 110 क्यों भेजे, आप तो ले जाओ अपना सारा सामान, मुझे नहीं चाहिए।
इफ द बायर एक्सेप्ट द होल ऑफ द गुड्स सो डिलीवर्ड ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट, के हिसाब से उसे पेमेंट करना पड़ेगा अगर वो एक्सेप्ट करता है तो। फिर सेक्शन 37 का 3 क्लॉज होता है, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर the goods he contracted to sell mixed with goods of a different description not included in the contract. The buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest and may reject the whole. अब भाई साहब मैंने तो क्या मांगा था आपसे, मैंने तो आपसे क्या मांगा था, चावल मांगा था, लेकिन आपने क्या किया, मेरी डिस्क्रिप्शन में था ही नहीं, आपने दाल और चावल मिक्स कर दिया। तो क्या मैं करूँगा, उसका खिचड़ी बनाऊँ, क्या करूँ? तो आपने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब आपने भेज तो दिया है, ठीक है, मैं दाल चावल मिक्स करके इसको काम में ले लूँगा। बायर उस गुड्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है और क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं, मैंने तो आपसे चावल ही मांगे थे, आपने दाल क्यों उसमें मिक्स क्यों कर दिया। तो वो पूरे को कि मेरे तो अब किसी काम का ही नहीं रहा, मुझे खिचड़ी के लिए चावल चाहिए ही नहीं, दाल चावल मुझे चाहिए ही नहीं, तो रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रेट पे उसे पेमेंट करना पड़ेगा। The provision of this section subjects to any usage of trade, special agreements or course of dealing between the parties. ठीक है फ्रेंड्स, अब इस सेक्शन की प्रोविजंस क्या बता रहे हैं कि यूजेज ऑफ ट्रेड बता रहे हैं कि हम जब ट्रेड करते हैं तो उसके क्या कैसे ट्रेड होगी, क्या स्पेशल एग्रीमेंट्स होंगे और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज कैसे रहेगी, वो इसमें डिलीवरी में बताया गया आपको परफॉर्मेंस में। अब सेक्शन 38 क्या बोलता है बॉस, सेक्शन 38 बोलता है इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में अगर डिलीवरी होती है तो उसका क्या प्रोविजन होगा, तो देखिए, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर ऑफ गुड इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी देयर ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही है कि इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, तब तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में आप दोनों ने एग्री किया हुआ है। लेकिन क्या हो गया, द बायर ऑफ गुड इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी देयर ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट्स। आपने बोला कि भैया 100 किलो गेहूं चाहिए, तो मैंने बोला कि ठीक है, आपको 70 किलो तो मैं आज भेजता हूं और बाकी के 30 किलो मैं आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट में भेजूंगा। तो अब ये बायर के ऊपर है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है नहीं करता है। वो बोलता है कि चलिए कोई बात नहीं भाई, अब मेरे को 100 चाहिए, आप 70 तो भेजो, फिर उसके बाद 30 भी आप मुझे भेज देना। अगर बायर ने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर लेकिन बायर एक्सेप्ट नहीं करता है तो बाउंड नहीं कर सकते बॉस उसको। वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड बाय स्टेटेड इंस्टॉलमेंट वेयर विच आर टू बी सेपरेटली पेड फॉर and the seller makes no delivery or defect delivery in respect of one or more installments, or the buyer neglects or refuses to take delivery of or pay for one or more installments. It is a question in each case depending on the terms of the contract and the circumstances of the cases where the breach of contract is repudiation of the whole contract. क्या अगर breach हुआ contract तो वो क्या पूरा contract खत्म हो जाएगा, where या it is a severable breach giving rise to a claim for compensation but not to right to treat the whole contract is repudiated. तो क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा या क्लेम को कंपेंसेशन किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेक्शन 38 क्या बोलता है कि भाई बायर जो है ना गुड्स नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, अगर उसकी मर्जी है उसने पेमेंट कर दिया, अगर उसने पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तब तो कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अनलेस क्या होगा, बायर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी देयर ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट। अगर बात ही नहीं है, उसको इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट ही नहीं है तो वो बाउंड नहीं है उस चीज के लिए। फिर उसको अलग भी किया जा सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इससे रेपुडिएशन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट, ये केस टू केस वेरी करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि भाई कितना परसेंटेज। आज मान लीजिए आप मुझे अगर 100 में से 90 किलो आप मुझे भेज ही रहे हो, 10 किलो की बात है तो मैं बोल दूंगी ठीक है भाई आप 90% तो मुझे भेज ही रहे और 10% आप मुझे अगर बाद में भेज दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। और इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी कि ये चीज़ फ्यूचर में नहीं होगी। refuse to take delivery of or pay of one or more installment. It is a question in each case depending on the terms of the contract and the circumstances of the cases where the breach of the contract is repudiation, क्या पूरा खंडन हो जाएगा तो whole contract, or whether it is a severable breach giving rise to a claim for compensation but not to a right to treat the whole contract is, भाई इसमें compensation जो मेरे को 90 चाहिए था आपने 90 भेज दिया, that is okay। अगर 10% आप मुझे बाद भेज दें, मुझे एक्सेप्ट नहीं है तो मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है उस पर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा
कि भाई होल कॉन्ट्रैक्ट को ही आप खत्म कर दोगे, आप उसका क्लेम का कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। डिलीवरी टू कैरियर और वारफिंगर, where in pursuance of a contract of sale the seller is authorized or required to send the goods to the buyer। ठीक है, डिलीवरी कहाँ, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ऑथराइज्ड किया हुआ है अगर आपने, और रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, कॉन्ट्रैक्ट में ही है अगर कि सेलर को ऑथराइज किया है कि भाई भेजेगा, गुड्स भेजने की भी उसी की जिम्मेदारी है, तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू ए करियर के थ्रू भेजे, वेदर नेम्ड बाई द बायर और नॉट, द पर्पस ऑफ द ट्रांसमिशन टू द बायर। डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द वारफिंगर, वारफिंगर के थ्रू या कैरियर के थ्रू के अगर वो भेजता है तो इस प्राइमा फेशिया डीम टू बी डिलीवर्ड ऑफ द गुड्स टू द बायर। अब देखिए सेक्शन 39 का 2 बोलता है अनलेस अदरवाइज ऑथराइज्ड बाय द बायर द सेलर शैल मेक सच कॉन्ट्रैक्ट विद द करियर, और वारफिंगर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द बायर एज मे बी रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द गुड्स को देखते हुए एंड द अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस, इफ द सेलर ओमिट्स सो टू डू and the goods are lost or damaged in course or transit or whereas in the custody of the warfinger, the buyer may decline to treat the delivery to the courier or warfinger as a delivery to himself or may hold the seller responsible in damage, or may hold the seller responsible in damage। तो सेकंड वाला क्या बोलता है, अब देखिए अब इसमें क्या हो गया भाई साहब, मैंने जहाज से कोई सामान भेजा, ठीक है, मेरा यूएस से कोई सामान आना था इंडिया में और मैंने बाई शिप मंगाया, शिप को आने में अब 1 महीना लग गया, ठीक है, 2 महीने लग गए, व्हाटएवर। तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरा उस सामान, उस शिप में सुनामी आ गया, कोई भी सामान मेरा खराब हो गया जब मैं रिसीव कर रही हूँ उस चीज़ को, ठीक है, तो क्या हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी हुई, सेलर की हुई या बायर की हुई। तो अब जहाँ पे रिस्क है भाई, जहाँ ओनरशिप है वैसे तो वहीं पे ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अब हम क्या करें, हम करियर और अगर वारफिंगर है तो हम क्या करेंगे भैया, उसको बायर को बोल देंगे कि भाई आप एक इसका इंश्योरेंस करा लीजिए सामान का, ताकि आपका सामान जो आपका रिस्क है वो उसमें कवर हो जाए इंश्योरेंस में। तो आपने इंश्योरेंस करा लिया, अब उसकी जिम्मेदारी किसकी हो गई, बायर की हो गई। तो रिस्क कौन कवर करेगा, ये कवर करेंगे, ठीक है। अब उसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस डैमेज के लिए। अब सी ट्रांसिट में कोई भी डैमेज होता है, कुछ भी होता है, तो वो कौन जिम्मेदार होगा उसका, जो खराब हो जाएगा, ताकि इंश्योरेंस कराना, रिस्क किस पर आ जाएगा, बायर पर आ जाएगा। सेक्शन 40 रिस्क वेयर, सेक्शन 40 क्या बोलता है, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस। Risk where goods are delivered at distant place, where the seller of goods agrees to deliver at his own risk। मान लीजिए जिस प्लेस पर जाना है, where the seller of goods agrees to deliver them at his own risk at a place other than where they are when hold, the buyer shall nevertheless unless otherwise agreed take any risk of in the goods necessary incident to the course of transit। सेक्शन 40 हमें क्या बोल रहे हैं कि रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर एट डिस्टेंट प्लेस, जहां पर जिस प्लेस पे रिस्क वेयर द सेलर ऑफ गुड्स एग्रीज टू डिलीवर देम एट हिज ओन रिस्क, ठीक है, एट अ प्लेस अदर देन दैट वेयर दे आर देन सोल्ड, जहां बेचा है, ठीक है। द बायर शेल नेवरदलेस अनलेस अदरवाइज एग्रीड, दूसरी चीज पे एग्री टू टेक एनी रिस्क ऑफ डिटोरियोरेशन इन द गुड्स नेसेसरी इंसिडेंट ऑफ द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। कोर्स ऑफ ट्रांजिट में अगर कोई भी रिस्क आता है तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, बायर, उसकी रिस्क की जिम्मेदारी किसकी होगी, बायर की होगी। बायर्स राइट ऑफ एग्जामिन द गुड्स, अब देखिए बायर्स के पास किस चीज़ के
राइट्स हैं एग्जामिन करने के। मैंने कोई बासमती चावल खरीदा, लॉन्ग लिया, मैंने डिस्क्रिप्शन सेल सब बताया आपको कि मुझे कैसा चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, वेयर गुड्स आर डिलीवर टू द बायर, जब गुड्स जो होंगे डिलीवर होंगे बायर्स को, विच ही हैज़ नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड, he is not deemed to have accepted them unless and until he has had a reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining where they are in conformity with the contract। जो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था कि मुझे कैसा बासमती चाहिए, तो मैं जो आप मुझे ऑर्डर देंगे, गुड्स देंगे, तो मुझे उसको एग्जामिन करने के पूरे राइट्स होंगे कि आपने जैसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट में बताया था उस हिसाब से राइस है या नहीं है। Unless otherwise agreed, where the seller tenders delivery of goods to the buyer, he is bound on request to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods for the purpose of ascertaining where they are in conformity with the contract। ठीक है फ्रेंड्स। अब सेक्शन 42 क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस, ठीक है। सेक्शन 42 क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस। द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम, और व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम एंड ही डज नॉट any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of seller, or when after the lapse of a reasonable time he retains the good without intimating to the seller that he has rejected them। acceptance क्या, buyer is deemed to have accepted the goods, buyer goods को जब accept कर लेता है तो वो he intimate to the seller, seller को बताएगा कि उसने he has accepted them, और when the goods have been delivered to him, जब goods उसको deliver हो जाएंगे, he does any act in relation to them कि he is inconsistent with the ownership of the seller, or when after the lapse of a reasonable time जाने के बाद he retains the goods without intimating to the seller he has reject, अगर उसको बिना इंटीमेट किए उसको अगर रिजेक्ट कर देता है तो वो उसको नहीं कर सकता, ठीक है फ्रेंड्स। बायर्स नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर वो अनलेस अदरवाइज एग्रीड वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, क्या हुआ, गुड्स किसको डिलीवर कर दिए, बायर को कर दिए, और ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम, और बायर क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, हैविंग द राइट so to do so, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them। तो वो क्या कर सकता है, उसको बाउंड नहीं कर सकता, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient, अगर कोई ऐसा रीजन है, if he intimate to the seller that he refuse to accept them, कि उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे, ठीक है। तो अब क्या सेक्शन 44 क्या बता, लाइबिलिटी ऑफ ए बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब लाइबिलिटी किसकी आएगी, बायर की आएगी या उसकी आएगी। व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, अगर सेलर क्या है, रेडी है और उसको डिलीवर करने के लिए विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी, और बायर को क्या बोल रहा है कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपका जो गुड्स है वो तैयार है, आप ले लीजिए, एंड द बायर डज नॉट विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, और उसके बोलने के बाद भी अगर वो डिलीवरी नहीं ले रहा है तो ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस occasioned by his neglect or refusal to take delivery and also for a reasonable charges for the care and custody of the goods। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी अगर कोई लॉस हुआ हो, कोई नेग्लेक्ट है, तो उसको रीजनेबल चार्जेस फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द गुड्स को देना पड़ेगा। प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द राइट्स ऑफ द सेलर वेयर द नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ द बायर टू टेक डिलीवरी अमाउंट टू ए रेपुटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें क्या होगा कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म हो गया, ये क्या करता है, इफेक्ट करता है राइट ऑफ द सेलर को, और वेयर द नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल करता है अगर बायर टू टेक डिलीवरी अमाउंट ऑफ ए रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों अगली आज हम यहीं तक करेंगे। चैप्टर 5 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी राइट्स एंड अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और करना ना भूलें।
थैंक यू फ्रेंड्स।